बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं नवीद सती और आप देख रहे हैं कैपिटल वन टीवी। बात करेंगे आज दो बहुत ही अहम जो स्टोरीज़ हैं उस पर हम बात करेंगे। कुछ एक तो कंटोनमेंट बोर्ड रावलपिंडी और लाहौर के हवाले से अगर हम बात करें तो जो शिकस्त के ज़िम्मेदारान हैं उन अरकान इस्लामी को करार दिया है। उनके हवाले से जो तहरीक इंसाफ की जो तंजीम का ढांचा है उन्होंने ना सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म बल्कि चीफ़ ऑर्गेनाइज़र को भी ख़त लिखा है और एक अहम जो है ना वो बैठक उन्होंने की है। इसके साथ साथ जाली शनाख्ती कार्ड्स जो बनते रहे हैं, नादरा के आला अफसरान मुलव्वस रहे हैं, जिसमें कई अफ़गानी बाशिंदे और ईरानी बाशिंदे थे जिनको पाकिस्तानी पासपोर्ट तक बना दिए गए थे। और आपको पता है कि गुज़िश्ता जब हमें एक स्टोरी की थी उसमें 18 अफसर मुलव्वस पाए गए थे और वो डाटा जो है वो किस तरह चोरी होता था। यानी आप अंदाज़ा कीजिए कि जब आपके वो ये होता है स्टेट के पास, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जब कोई शख्स यानी अपना आईडी कार्ड बनाता है तो डेफिनेटली ही इज़ रिस्पॉन्सिबल और उसको इवन हलफनामा भी देना पड़ता है कि जो कुछ वो बोल रहा है, जो कुछ वो कह रहा है वो सच कह रहा है। यानी तमाम डाटा जो है वो नादरा के पास वो स्टेट को देता है बेसिकली, तो स्टेट रिस्पॉन्सिबल होती है। लेकिन हमारे बहुत से नादरा के अफसरान ने आपको पता है कि डाटा फ़रोख्त किया था, आईडी कार्ड्स और इस तरह की बहुत सी चीज़ें। और उस वक्त मैंने एक स्टोरी की थी कि ये जितनी भी आपकी पॉन्जी स्कीम्स हैं, जिसमें B4U है, जिसमें लासानी ग्रुप है, आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट्स है। लासानी ग्रुप का उस वक्त क्योंकि ये कहा गया था कि लासानी ग्रुप का जो एक मैनेजर था लाहौर में, उसने तमाम डाटा लोगों का सेल किया था कुछ कंपनी के एवज। यानी कुछ कंपनीज़ को डाटा चाहिए होता है, सपोज़ कि किस बंदे के पास क्या पोजीशन है, तो उसमें उस शख्स ने जो है वो डाटा सेल भी किया था। तो यूँ पाकिस्तान में बहुत से इदारे ऐसे हैं जो डाटा बाकायदा तौर पर सेल करते हैं, फ़रोख्त करते हैं, या वो बिज़नेस कम्युनिटी के लोग उनसे फ़रोख्त करते हैं। जिस तरह अभी आप देखते हैं कि B4U में बहुत से लोग इसी मकसद के लिए, राजा रियाज से एक शख्स है जो B4U को जिसने ज्वाइन ही इसी मकसद के लिए किया कि वो B4U का सारा डाटा जो है वो चोरी कर सके। उस डाटे के साथ जो है वो लेटर ऑन उन लोगों को भी, क्योंकि वो लोग लाइक माइंडेड होते हैं जिन लोगों ने नेटवर्किंग की होती है या इस तरह का सिमिलर काइंड फ्रॉड किया होता है, तो उन्हीं लोगों को दोबारा से आसानी से फंसाने में उनको पता होता है कि डाटा उनके लिए ज़रूरी है। तो ये दो स्टोरीज़ अहम हैं। पहले मैं आपके सामने रखता हूँ कि रावलपिंडी का जो कंटोनमेंट का मामला है उसमें बहुत अहम पेशरफ्त हुई है। रावलपिंडी कैंट का मतलब यह है कि आप अंदाज़ा कीजिए कि रावलपिंडी में तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी आमिर महमूद कियानी, MPA जो है वो उमर भट्ट, फिर जो इस वक्त चेयरमैन हैं PHA के आसिफ महमूद, उनका तल्लक भी जनाब रावलपिंडी से है। आरिफ अब्बासी जो साबिक MP हैं उनका तल्लक भी जो है वो रावलपिंडी से है। शेख रशीद अहमद, उनका तल्लक भी रावलपिंडी से है, वफाकी यानी फेडरल मिनिस्टर हैं जनाब इंटीरियर। फिर उसके बाद फयाज हसन चौहान जो आप बहुत बड़े मिनिस्टर हैं जनाब पंजाब के, वो भी रावलपिंडी से उनका तल्लक है। और शेख रशीद के भांजे हैं, भतीजे हैं जनाब, एक MPA है, एक MNA है, उनका भी तल्लक जो है वो PTI से, टिकट तो दिलवाया गया था या एटलीस्ट इत्तेहादी हैं। तो यूँ 6-7 बड़े सियासतदानों के होते हुए रावलपिंडी में मुस्लिम लीग नून ने तहरीक इंसाफ को जो शिकस्त दी है वो यानी अभी तक उनके सर यानी उनके दिमाग से उतरी नहीं है अभी तक। यानी बदतरीन शिकस्त इसको समझा जाता है कि मुस्लिम लीग नून के कोई भी शख्स, आप अंदाज़ा कीजिए कि अगर उधर हम बात करें मलिक इब्रार, वो भी हारा हुआ, उसका भाई भी हार गया, हनीफ अब्बासी हार गया, और जो सजाद खान वो हार गया, मरीम औरंगज़ेब पिंडी से है, वो भी आपको पता है कि वो इलेक्ट तो उस तरह नहीं हुई। तो यूँ रावलपिंडी में मुस्लिम लीग नून की तो कोई हैसियत ही नहीं है अगर उस हिसाब से देखा जाए। लेकिन उसके बावजूद मुस्लिम लीग नून की जीत और तहरीक इंसाफ की हार, ये बहुत से सवालात जन्म लिए, जिस पर अब हमने देखा कि कंटोनमेंट बोर्ड रावलपिंडी में PTI की शिकस्त के ज़िम्मेदारान जनाब कहा गया कि असम्बली जो अरकान हैं उनको करार दिया गया है। इसमें वासिक क्यूम अब्बासी भी हैं। अच्छा, अब ये कहा गया है कि कंटोनमेंट बोर्ड रावलपिंडी चकलाला में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शिकस्त पर रावलपिंडी ज़िले की तंजीम ने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया। ज़िली तंजीम को पार्टी टिकट के फ़ैसलों पर नज़रअंदाज करने पर आला ओहदेदारान और मेंबर कौमी असम्बली सूबाई असम्बली को शिकस्त का ज़िम्मेदार उन्होंने करार दिया है। इनसे इस्तीफ़े भी तलब करने का मुतालबा किया है।
ज़िली तंजीम ने जो मंजूर की गई करारदाद है उसमें अपने तहफ़्फ़ुज़ात का अजाला ना होने और इसके साथ कहा गया कि एक तो मुकम्मल बाइकाट करने की भी उन्होंने करारदाद मंजूर की और तहरीक इंसाफ ज़िला रावलपिंडी का कन्वेंशन भी आइंदा 15 दिनों में मुनक्कद करने का ऐलान भी किया। इस हवाले से जो ज़िली सदर हैं, साबिक़ MPA भी हैं, शहरियार रियाज़, वो उनकी ज़ेर सदारत हुआ और जिसके फ़ैसले और मंजूर की गई करारदाद पर ज़िली तंजीम के तमाम ओहदेदारान, गवर्निंग बॉडी और इन तमाम ने सिग्नेचर कर कॉपी जो है वो चेयरमैन टू वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान और चीफ़ ऑर्गेनाइज़र सैफुल्लाह नियाज़ी को भी भिजवाई है और उसमें सख्त रवैया इख्तियार किया गया है कि आने वाले दिनों में अगर ये जो MPAs MNAs हैं, अगर इनको फ़ौरन इस्तीफ़ा ना लिया गया इनसे या इनको ओहदों से ना हटाया गया, क्योंकि इन्होंने जो फ़ैसले किए हैं वो इंतहाई जो है वो ख़तरनाक फ़ैसले किए हैं। और ये बात यहाँ तक नहीं है, मैं आपको बताता चलूँ, मैं कोशिश करूँगा कि कल या आज आपको NA-52 जो है, NA-53, NA-54 यानी वहाँ पर हो क्या रहा है। असद उमर जैसे यानी सीनियर सियासतदान जो PTI में समझे जाते हैं वो भी तंजीम को एक तरफ रखते हैं और कोऑर्डिनेटर्स एक तरफ रखे हुए हैं। यानी MNAs ने अपने कोऑर्डिनेटर लगाए हुए हैं, जो तंजीम का ढांचा है उसको कोई तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। तो यूँ सैफुल्लाह नियाज़ी बहुत ही वीक जो है वो नज़र आ रहे हैं और ये भी कहा जाता है कि वो ज़ाहिर है उनकी इतनी उम्र भी नहीं है और उनका तजर्बा भी शायद नहीं है, उनको बहुत सी चीज़ें बातें होती हैं। तो एक तो उनको भी हटाए जाने की इंकशाफ हो रहा है कि उनको भी बहुत जल्द हटाया जाएगा और यूँ कहा जा रहा है कि हर सूबे में एक अलग से सेटअप होगा और शायद चीफ़ ऑर्गेनाइज़र का कोई ओहदा ही ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि अब पार्टी बाकायदा तौर पर हुकूमत में है। 7 पूरी पाकिस्तान में 7 यूनिट पे तकसीम किया जाता है। एक सिंध के अलावा तमाम 6 यूनिट्स पर तहरीक इंसाफ इस वक्त जो है वो इक़्तिदार में है। उसके बावजूद ये मामला जो है वो सामने आ रहे हैं। तो यूँ एक तो बड़ा आज चार्जशीट पेश की गई है तमाम MPAs MNAs और इनके ख़िलाफ़ कि तंजीम जो है वो उसको कोई तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। जहाँ भी MPAs MNAs हैं वो तंजीम को इस्तेमाल यानी बिल्कुल वो मानने के लिए तैयार नहीं है। बहुत से एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे तंजीम का स्ट्रक्चर ही नहीं है, बनने ही नहीं दिया गया। और यूँ सदाकत अली अब्बासी जो है वो भी मरी से भी एक सीट हार गए। और पिंडी में क्या पोजीशन है, यानी 37 रावलपिंडी कैंट पाकिस्तान का दूसरा बड़ा कैंट है। पहला कैंट कराची कैंट है यानी जिसकी 42 सीटें थी, 37 सीट्स थी रावलपिंडी कैंट की, यानी रावलपिंडी डिवीज़न ज़िले की। उसमें जो पहले से आपको पता है कि वाह कैंट जिसमें से 10 में से 6 सीटें तहरीक इंसाफ के पास थी 2015 में, जब तहरीक इंसाफ की पंजाब में भी हुकूमत नहीं थी, फेडरल में भी नहीं थी। अब पोजीशन क्या है कि वो खान सरवर का इलाका है और MPAs भी उसके अपने हैं और सारा कुछ होने के बावजूद मामला ये हुआ कि 10 में से 8 सीटें तहरीक इंसाफ को यानी शिकस्त हुई है। 8 सीटें मुस्लिम लीग नून ली गई है, यानी उन्होंने वाइट वाश कर दिया जनाब इनका। इसी तरह जो है वो रावलपिंडी की बात करें तो वहाँ पर भी यही सूरत हाल है। रावलपिंडी में जमात इस्लामी 2 लेगी, बाकी सब नून लीग लेगी, सिवाय 2 सीटों के तहरीक इंसाफ को यहाँ पर भी कुछ हाथ ना आया। एक पूरा कैंट ही रावलपिंडी कैंट जिसको कहते हैं, रावलपिंडी कैंट, मुस्लिम लीग नून ने तहरीक इंसाफ को तारीखी शिकस्त वहाँ पर दे दी। तारीखी शिकस्त जो अभी तक शायद कहा जा रहा है कि आमिर महमूद कियानी को बड़ा सख्त पैगाम दिया गया और आमिर महमूद कियानी मुकम्मल तौर पर अभी तक फेल नज़र आते हैं। एज अ सियासतदान भी वफाकी वज़ीर बने तो उनके ऊपर क्या क्या इल्ज़ाम थे, किस किस लोगों को इन्होंने इन्वॉल्व किया और करप्शन की उनके ऊपर एक ऐसा दब्बा लगा हुआ अभी कि वो जो है वो उतरा नहीं था कि एक और दब्बा उनके ऊपर लग गया कि एक इंतहाई इनकम्पिटेंट जो है वो एक शख्स है जिसको पार्टी का जनरल सेक्रेटरी बना दिया गया। इसके पीछे जाएं तो बहुत सी चीज़ें सामने आती हैं। बहुत से तहरीक इंसाफ के नज़रियाती लोग वो समझते हैं कि शायद सिर्फ आमिर कियानी इसलिए क्लोज़ रहे हैं, ख़ान को ये भी पता है कि वो इनकम्पिटेंट है, लेकिन सिर्फ बनी गाला की जो ज़मीन की हद तक उन्होंने कुछ खरीदो फरोख्त की, कुछ आपको याद होगा जब मसले बने थे केसेस वगैरह उसमें देखा था तो आमिर कियानी करीब आए। अदरवाइज़ आमिर कियानी बहुत पहले ही पार्टी के जो मामलात हैं उससे शायद इनको फ़ारग कर दिया जाता, लेकिन उनको हर तरह से आजमाया गया तो वो अभी तक मुकम्मल तौर पर इनकम्पिटेंट नज़र आए हैं। वो एज आ MNA भी अपनी आवाम के लिए भी कुछ नहीं कर सके। वो वफाकी वज़ीर बने, वहाँ पर भी उनके ऊपर एक बहुत बड़ा दब्बा लगा करप्शन का और केस उनका नैब में मौजूद है। अब ज़ाहिर है नैब में मौजूद है, आपको पता है PTI की हुकूमत है तो इसलिए उनको, और जिन लोगों ने उनका साथ दिया है वो किसी दिन आपको अलग से बताएंगे, लेकिन वो लोग भी इनसे नाराज़ हैं, ये भी उनसे नाराज़ हैं कि दोबारा वफाकी वज़ीर नहीं बनवाया, उनके लिए ये काम करते रहे। और अब रावलपिंडी कैंट में तारीखी शिकस्त जो हुई है वो आमिर कियानी को हुई है और यूँ इमरान ख़ान ने उस पर नोटिस लिया है और आने वाले दिनों में कहा जा रहा है कि
क्योंकि कोई बड़ा फ़ैसला हो सकता है इस हवाले से, अभी कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है। दूसरी जो स्टोरी मैंने आपको बताई है वो है जाली शनाख्ती कार्ड और जाली जो डाटा और इस तरह की चीज़ें सेल होती हैं। शनाख्ती कार्ड, पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहाँ पर आपने देखा होगा जाली शनाख्ती कार्ड भी बनता है, उसके बाद पासपोर्ट बनता है और मुल्क से बंदा फ़रार हो जाता है और वो बेशक अफ़गानी हो या ईरानी हो, पाकिस्तानी बन जाता है। तो उसमें कौन कौन से लोग हैं? एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो आपकी है सेल FIA ने जाली शनाख्ती कार्ड स्कैंडल में डिप्टी डायरेक्टर नादरा को गिरफ्तार कर लिया है। ये 18 रुकनी मैंने आपको पहले स्टोरी बताई थी, 2-1 महीने पहले की स्टोरी थी। तो असिस्टेंट डायरेक्टर नादरा की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे, उसमें से अभी एक तो जो है असिस्टेंट डायरेक्टर जो है नादरा यासर ज़ेब, उसकी गिरफ्तारी अभी तक मुमकिन नहीं हो सकी। लेकिन जो इस वक्त डिप्टी डायरेक्टर नादरा है शंकर और असिस्टेंट डायरेक्टर यासर ज़ेब, उसके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कर लिया गया था और एक उसमें से गिरफ़्तार भी हो गया। अब इसमें यह कहा गया था यासर ज़ेब ने मुलजिम जो डिप्टी डायरेक्टर को बचाने के लिए 10 लाख रुपए की रिश्वत भी तलब की और फिर 6.5 लाख नकदी अपने अकाउंट में मंगवा ली। इतनी जुर्रत है इनके अंदर, आप अंदाज़ा करें, अपने अकाउंट में मंगवा लिए। और इसमें FIA एजेंसी के मुताबिक जाली शनाख्ती कार्ड स्कैंडल में अब तक 6 मुकदमात दर्ज हो चुके हैं। जाली शनाख्ती कार्ड स्कैंडल में गिरफ्तार मुलजमान की तादाद टोटल 18 है, जिनमें नादरा के आला अफसरान और गैर मुल्की शहरी एजेंट भी शामिल हैं। यानी मुल्क से बाहर से पैसा दिया जाता था, या सपोज़ आप यहाँ बैठे हुए कहेंगे जी दुबई में फ़लाने बंदे को मेरा ये पैसा दे दें, यहाँ पे काम किया जाता था। तो यूँ FIA ने ये काम किया, लेकिन मैंने बताया कि हर इदारे में काली बेड़ें होती हैं जो कहीं ना कहीं काम करती हैं। तो ख्याल रहे कि ईरानी शहरी को, अफ़गानी शहरी को जाली शनाख्ती कार्ड जारी करने के केस की तहकीकात में नादरा अफसरान की बड़ी गलतियाँ पकड़ी गई थीं। ये वो वाला केस है जिसको मैं बताया था। और अब आ जाते हैं जनाब, क्योंकि इदारों से ये चीज़ें होती हैं। और मैंने आपको बार बार बताया कि ये B4U का स्कैंडल है जिसमें 6 लाख लोग हैं, ये एक पोंजी स्कीम है, पिरामिड स्कीम है। इसमें जो राजा रियाज नामी शख्स है उसका भी खेल इसी तरह का है कि B4U को आखिरी लम्हात में उन्होंने ज्वाइन किया जब B4U डूब रही थी, और उसमें सैफुर रहमान नियाज़ी की खुशामदी करना और 6 लाख लोगों को डाटा चोरी करना और फिर उनको एक नया फ्रॉड की तरफ लेके जाने के लिए उनकी तरगीब, जो बुरी तरह से वो भी एक्सपोज हुए अभी तक। और ज़ाहिर B4U के लोगों ने ख़ुद ही पकड़ लिया उनको। अब उनके लिए वहाँ पर ज़ाहिर ये उनका चूरन जो है बेचना मुश्किल हो रहा है। लेकिन इस तरह के लोग हर इदारे में मौजूद होते हैं। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपके तमाम पाकिस्तान के इदारों में इस तरह की काली बेड़ें ना सिर्फ पकड़ी जाती हैं, सज़ाएँ होती हैं। आप किसी भी इदारे में चले जाएँ, लोग कहते हैं ना अदलिया में कितने जजेस को निकाला गया, फारग किया गया। आप जाए अदलिया के ख़िलाफ़, यानी इवन एक सबसे रिस्पेक्टेबल इदारा होने के बावजूद क्या नहीं होता। रिटायर्ड जजेस की जब इंटरव्यूज़ करते हैं तो आपको पता चलेगा कि ये जब आप तो रिटायर्ड हो गए हैं जनाब, पहले अगर सच नहीं बोलते थे उस वक्त वो बताते हैं कि किसने क्या किया था, नवाज शरीफ ने क्या किया था, शहबाज शरीफ ने कैसे कॉल की थी। अभी खान साहब के बारे में बाद में पता चलेगा इमरान खान ने क्या किया था। अभी तो नैब के चेयरमैन के बारे में कहा जा रहा है कि उनको दोबारा से चेयरमैन लगाने की बात की जा रही है। और उसमें एक बहुत अहम शिक है कि आपको पता है कि उसमें अपोजिशन को साथ रखना होता है। तो अब उसमें कहा जा रहा है कि हम ऑर्डिनेंस ले आएंगे जनाब। ऑर्डिनेंस में कम से कम 4-4 महीने 8 माह तो होते हैं, तो ऑर्डिनेंस ला के भी हम चेयरमैन नैब को ही लगाना चाहते हैं, उसी शख्स को, और बंदा ही कोई नहीं उस जैसा इंटेलिजेंट और उस जैसा जो है वो कॉम्पिटेंट बंदा नहीं है। कहा जा रहा है कि गुज़िश्ता 3 सालों में उन्होंने 540 अरब रुपये इकट्ठे किए हैं, यानी चोरों से, लुटेरों से। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन क्या हमारे इदारे एक शख्स जो काम करने वाला, और ये भी कहा जाए कि ये शख्स काम करने वाला है, तो मतलब ये है कि बाकी तमाम इदारों में लोग काम नहीं करते, या उस इदारे में काम करने वाला यही शख्स आया और वो कहते हैं ना जिसको वो क्या कहते हैं, छुट्टी उसको नहीं मिलती जो काम करता है। तो यही बात है कि फिर यही कहा जाता है कि जनाब इन्होंने थोड़ा काम किया तो इनको ज़रा कर दिया जाए। लेकिन इस वक्त तमाम इदारों के ऊपर जो है ना वो बड़े बुरी तरह से सवाल उठ रहे। वो अब लड़ाइयाँ आपके सामने है, नैब चेयरमैन का मामला आपके सामने आएगा, अपोजिशन उसमें क्या चीख पुकार करेगी, हुकूमत क्या किस तरह चाहेगी कि वो चेयरमैन नैब को लगाया जाए। इसी तरीके से चेयरमैन इलेक्शन कमीशन की बात करें, वहाँ पर भी पहले से एक लड़ाई पड़ चुकी है और वो भी आमने सामने है। और सुप्रीम कोर्ट के मामलात आपके सामने हैं, अभी भी जजेस के केसेस चल रहे हैं। और फिर रईस कसर जो है वो बल्दियात के इलेक्शन की थी, और अब इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हम तो बहुत पहले से कह रहे हैं कि इलेक्शन ये वफाकी और सूबाई हुकूमतें नहीं चाहती कि आवाम को ग्रास रूट लेवल पर
जनाब ये काम मामलात हों। तो यूँ गवर्नमेंट की जो अच्छाइयाँ थी सारी की सारी वो आहिस्ता आहिस्ता आपको नज़र आ रही है कि वो धुंधली नज़र आती हैं। अब बुराइयाँ ज़्यादा नज़र आना शुरू हो गई हैं क्योंकि ग्रास रूट लेवल पर महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही और ये कहा जाएगा जनाब इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा है तो इसलिए हम भी, तो फिर हर चीज़ अगर इंटरनेशनल लेवल की देखनी है तो डेफिनेटली फिर आवाम भी यही समझती है कि वो भी इदारे भी इंटरनेशनल लेवल पे काम करने चाहिए। तो अभी तक ले इतना ही, ये दो बड़ी अहम स्टोरीज़ थी वो आप तक रखनी थी। आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और अपनी फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिए। बहुत शुक्रिया।